हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम जी। तो यार, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। 4 तारीख आ गई, फिजिक्स का एग्जाम हो गया। तो होपफुली यार सबका सही हो गया होगा। ठीक था पेपर। थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट इसमें क्या आ गया, पिछली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा आ गया, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक था। ओके, थोड़ा सा यार कर लेते हैं पेपर को डिस्कस। ठीक है। अब वैसे तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन फिर भी चलो पेपर डिस्कस कर लेना चाहिए। तो सेट वन बेटा पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टाइम लग रहा था इसको, तो सेट वन पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर सेट टू सेट थ्री पे आ जाएंगे। तो सेक्शन वाइज देख लो भाई। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके 16 तक, उसके बाद फिर सेक्शन बी सेक्शन सी धीरे धीरे करके सारा डिस्कस कर देते हैं। ठीक थे क्वेश्चन। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कवर अप करते हो तो इसमें बोल रखा है अ थिन प्लास्टिक रॉड इज बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग। एक प्लास्टिक की रॉड है भाई, उस पर चार्ज है, प्लास्टिक मतलब नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है जी। इसको सर्कुलर रिंग में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो चारों तरफ इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। अब इसके सेंटर पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस पार्ट का, हर पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण दोनों डायरेक्शन में जाता जाएगा। ओवरऑल ये सारे के सारे छोटे छोटे पार्ट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। इसलिए इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और कहीं से भी कंफर्म कर लेना भाई, अब हमारा आंसर तो क्या है, जीरो है। तो फर्स्ट का क्या ऑप्शन आना था, बी ऑप्शन आना था, जीरो। ओके, अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड क्वेश्चन की, तो कह रहा है 10 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेट वन चल रहा है भाई, सेट वन के हिसाब से अगर किसी ने कवर अप करना हो, देखना हो, डिस्कस करना हो तो कर सकता है। तो सेट वन क्वेश्चन नंबर टू, 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। भाई 10 कैपेसिटर अगर आपस में पैरेलल में लगा दोगे 1 माइक्रोफेरेड ईच, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। सीधा हिसाब कि अगर 10 पैरेलल में लगा दिए तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 10 माइक्रोफेरेड आ गया। टोटल एनर्जी स्टोर्ड मांग ली गई है। वोल्टेज दे रखी है 100 वोल्ट, सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, वोल्टेज 100 वोल्ट है। एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फार्मूला सीधा लगा दो यार, हाफ सी वी स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ सी की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड, यानी 10 की पावर -5 हो जाएगा बेटा। 10 माइक्रोफेरेड, माइक्रो को फेरेड में कन्वर्ट करना जरूरी है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, -5 हो जाएगा, इनटू वी का स्क्वायर। वी कितना है, 100 वोल्ट। ओके, इट इज 100 वोल्ट। तो यहाँ 100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर यानी 10 टू पावर कितना बन जाएगा भाई, 4 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इट विल बी 1/2 इंटू 10 टू पावर -1। ये 4 है, -5 है, -1 बचेगा। इट विल बी 1/2 इंटू 1/10, या 10⁻⁻1 भी रख सकते हो। 0.5 इंटू 10 टू पावर -1, यानी कि 5 इंटू 10 टू पावर -2। आंसर किस में आएगा, जूल्स में आएगा। तो इट्स आंसर शुड बी 5 इंटू 10⁻²। डी आंसर आ रहा है जी हमारा। तो बाकी अब आप, हमने बोला और भी कहीं से कंफर्म कर लेना, जल्दी जल्दी देखिए। तो आंसर आ गया इसका डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको साथ के साथ क्या करते जा रहे हैं भाई, रब करते जा रहे हैं। किसी ने नोट वोट करना हो तो कर लेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज। देखो भाई, इसमें ना सेल्स वाला फंडा लगाया जा सकता है कि जैसे दो सेल्स आपस में कैसे लगाई हुई है, पैरेलल में लगाई हुई है। अगर सिमिलर सेल्स पैरेलल में लगे, 5 वोल्ट 5 वोल्ट की, तो नेट 5 वोल्ट ही आएगा। 10 वोल्ट 10 वोल्ट तो नेट 10 वोल्ट ही आएगा। लेकिन ये नॉन सिमिलर सेल्स है बेटा। तो अगर दो सेल्स E1 एंड E2 जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 अगर बेटा दे रखे हो, तो इसकी जो ओवरऑल EMF आती है, यानी ए और बी पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसका फार्मूला होता है E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आपने ये लगाना है इसमें। E1 की जगह क्या पुट कर देना, 12, और R2 की जगह 0.5। E1R2 है प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। समझो बात को, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं।
12 इंटू 0.5 कर देना यहां पर, 12 चल कर ही देते हैं, 0.5 प्लस E2 है 6 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे R1 प्लस R2, 1 प्लस 1 प्लस 0.5 1.5, इसको सॉल्व करोगे 8 वोल्ट आ जाएगा भैया। ओके, आंसर शुड बी 8 वोल्ट। दो ऑप्शन तो देखो वैसी कट रही थी, 12 और 6 वोल्ट अगर आपस में लगाओगे तो आंसर 12 और 6 के बीच में ही आना है ना। ये 12 से कम हो जाना है, 6 से ज्यादा हो जाना है, तो 6 वैसे ही गलत हो रहा है, 12 वैसे ही गलत हो रहा है। सॉल्व करके 9 और 8 में से 8 वोल्ट आंसर निकाला जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों मतलब ठीक ठाक टाइप के क्वेश्चन थे। हाँ, सारे न्यूमेरिकल हैं। पॉइंट ये है कि सारे न्यूमेरिकल है, बच्चा कई बार घबरा जाता है न्यूमेरिकल देखकर, लेकिन तीनों के तीनों क्वेश्चन को बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं थे, ठीक ठाक से क्वेश्चन थे। ओके जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लूप कैरिंग ए करंट आई क्लॉकवाइज इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। देख लो जी, बना लो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस। इसमें एक लूप है जो कि एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, और करंट कैसे चल रहा है इसमें, क्लॉकवाइज। करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज चल रहा है जी। तो एक्स वाई प्लेन है, करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड इसमें पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में, यानी कि बाहर की ओर आ रहा है। डॉट 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 लगा लो भैया, ठीक है, किया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप चेक करो तो यहां पर करंट जा रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। अब देखो, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इस पे फोर्स बाहर की ओर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, इस पे फोर्स लग जाना है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पार्ट में फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नीचे वाले पार्ट में नीचे की ओर, ऊपर की ओर। भाई बाहर को फोर्स लगेगा, एक्सपेंड हो जानी है ये, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हर पार्ट पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा कि ये बाहर की ओर लगते जाएंगे। इसमें राइट साइड लग रहा है तो इसमें लेफ्ट साइड लगेगा, क्योंकि करंट उल्टे हो रहे हैं। इसमें नीचे लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा, बाहर की ओर फोर्सेस लगेंगे, और ये लूप एक्सपेंड करने की टेंडेंसी में चले जाएगी। तो इट विल टेंड टू एक्सपेंड। डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। राइट है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, थोड़ा फास्ट मोड में ही है भाई, चलते जाएंगे, बस सेक्शन ए निपटाएं फिर अगले भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लाइज अलोंग वाई एक्सिस। ओके, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लाइज अलोंग वाई एक्सिस। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो। इट लाइज अलोंग वाई एक्सिस, इट कैरीज करंट 1 एम्पियर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इसमें करंट है भैया 1 एम्पियर, और जा रहा है किस तरफ, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, 1 एम्पियर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 5J माइनस 8K। MT का मतलब मिली टेस्ला, MT का मतलब क्या है यहां पर, मिली टेस्ला, वो यूनिट दे रखी है भाई, तो इट इज मिली टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, फोर्स फाइंड करना है। अब इसमें बेटा फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में यूज होने। फोर्स का फार्मूला इट इज I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है जी, I इंटू एल क्रॉस बी। एल की जो भी डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन से मिलती है, तो करंट जा रहा है आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो जो आप एल लोगे ना बेटा, एल 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने, तो एल इज इक्वल टू 10 टू पावर -1। लेकिन इसकी डायरेक्शन भी बनानी पड़ेगी, डायरेक्शन करंट देता है इसको, एल की वैसे खुद डायरेक्शन नहीं होती, करंट डायरेक्शन देता है। करंट को हम वेक्टर नहीं मान सकते, तो जो भी करंट की डायरेक्शन है वो एल को प्रोवाइड कर देनी होती है। ये जा रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो जे कैप लग जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड उसने क्वेश्चन में दे रखा है 5J कैप माइनस 8K कैप, और साथ में मिली टेस्ला है, मिली को मैंने 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया, टेस्ला में आ गया, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया भाई। अब F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, F इज इक्वल टू आई की जगह तो आ जाएगा आपके पास, इट वाज 1 एम्पियर, ये तो 1 ही रहेगा, चलो बच गया L क्रॉस बी। L है 10J, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 5J माइनस
8k इंटू 10⁻³ लगा दिया जाएगा। ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक नियम होता है भाई, वो मैट्रिक्स बना के करते होते हैं हम। यहां पे लिखो i, यहां लिखो -j, यहां लिख दो k। पहले है जी 10j, तो ये 0 आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 10, ये भी क्या आ जाएगा 0। दूसरा 5j - 8k, 5j - 8k, तो यहां पर क्या आने वाला है 0, यहां पे 5, यहां आएगा -8। इसको सॉल्व करोगे, ये दो लाइनें छोड़ोगे, ये आ जाएगा 10 × 8, 10 × 8, 80 आ जाएगा, -0 ही हो गया। फिर इसको करोगे, ये 0 - 0, इसको करोगे तो भैया फिर से 0 - 0, तो ये 80 × 10⁻³ क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है 10⁻³ इंटू जो भी है 1 तो 1 ही रहेगा, न्यूटन में आंसर आ गया। और साथ में इसके क्या लगना है, फर्स्ट पार्ट में आया था ना बेटा ये, तो यहां पे आई कैप लगना है, ठीक है। इट विल बी 0.8 आई कैप, साथ में क्या लगेगा माइनस लगेगा, क्योंकि जे वाले के पार्ट यहां पे क्या लगना था -8 है, तो इट विल बी -80, तो -0.8 आई कैप लगना, तो आंसर विल बी -0.8 आई कैप, ठीक है, इंटू -0.8 मिली न्यूटन, ठीक है। ये किस में दे रखा था, मिली टेस्ला में दे रखा था, ये 1 एम्पियर में दे रखा था, ये सेंटीमीटर में था, तो इसलिए ओवरऑल आंसर किस में आ जाएगा आपका मिली न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। इट विल बी इन मिली न्यूटन, ये हो जाएगा आपका 10J, ठीक है। तो आंसर विल बी -0.8 मिली न्यूटन, -0.8 ही है ना, 80 × 10⁻³ एक बार फिर से आंसर इसका कंफर्म करेंगे, एक बार आंसर चेक कर लें दो। आई की जगह 1 आ गया, एल की जगह कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट वाज आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर इन वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 10 का मतलब 10⁻⁻1 आना चाहिए था, ठीक है। 10 सेंटीमीटर यहाँ पे 10⁻⁻1 आना चाहिए था, इंटू 5 × 10⁻³ आ गया। ओके, तो जब हमने इसको यहाँ पे लिखा, ये 10 की पावर कितना था -1 था, ठीक है। तो इट इज -8 × 10⁻⁸, यानी 0.8 बनना था। इट विल बी 10⁻⁸ × 8, 0.8 बनना था, तो आंसर 0.8 मिली न्यूटन आएगा, ठीक है वो, ठीक है। 10⁻⁻ किसके साथ है ये, तो इट विल बी -0.8 मिली न्यूटन। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है, मेथड ये था, कैलकुलेशन एक बार आपने कंफर्म कर लेनी है जी। तो 4, 5 अभी 5 ही क्वेश्चन हो पाए यार, हमें तो बढ़ता जा रहा है। अगली बात 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन माइन्यूट चलेंगी, ओके, वो आपने अपने आप कर लेनी है। सॉल्यूशन मैं इसका बता देता हूं आपको, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन माइन्यूट चलेंगी, एंड तक इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो 6 क्वेश्चन कह रहा है गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी ओम, एक गैलोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है भैया जी ओम, इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to I ampere, okay, 0 to I ampere if the current through the galvanometer is 0.1% of I, Ig is 0.1% of I, यानी Ig is 0.1/100 into I, यानी Ig is 1/1000 into I, ठीक है जी। अब उसने क्या बोल दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, पहले हमें ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ बेटा शंट कितना लगेगा, पहले शंट निकालना पड़ेगा, ओके। देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी इक्वल टू, दोनों पैरेलल में है ना, तो G × S अपॉन G + S, सोल्यूशन आप अपने आप करना, ठीक है, G × S डिवाइडेड बाय G + S। अब शंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला होता है Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G। Ig की जगह आपने क्या पुट करना है, Ig इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है जी। Ig इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय 1000, यहां आएगा I माइनस I डिवाइडेड बाय 1000
इनटू जी, राइट है जी। पहले यहां से एस निकलेगा, फिर यहां पर एस की क्या करोगे तुम, वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा, ठीक है जी, वो देख लेना। ये इस तरीके से हमने कवर अप करना था। तो 6 क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने निकाला नहीं है, अब अपने हम निकालना, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंच गए आप, 7th पे, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 जी। 7th क्वेश्चन says the reactance of a capacitor of capacitance C connected to an AC source of frequency omega is X. Okay, reactance of capacitance X दे रखा है, which is equal to 1 by omega C। देखो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू सी। अब इसने क्या बोल दिया, इफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस इज डबल, इसको क्या कर दिया 2 टाइम्स, और फ्रीक्वेंसी भी मेरे ख्याल से बढ़ा ही रहा है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज ट्रिपल्ड, फ्रीक्वेंसी क्या कर दी 3 ओमेगा। तो बेटा दोनों फैक्टर नीचे आए ना, 3 वाला भी और सी वाला भी, तो 6 का फैक्टर नीचे आ गया, तो x बाय 6 बनेगा इसका आंसर, ए पार्ट। इट्स आंसर विल बी x डिवाइडेड बाय 6। ओके, ठीक था ये भी क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन ले रहा है आपकी, ये ठीक था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए, अब हम 8th पे आ गए। इस क्वेश्चन डॉन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इन द 4 रीजन 1 2 3 4 द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज दिस, द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन द रीजन। जो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, वेयर फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होगा। अब इसमें जो आपकी फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही पड़ा हुआ है, E इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ई नोट दे रखा है, इट्स कांस्टेंट, उसकी तो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। रीजन 3 में और रीजन 4 में वेरिएबल तो है, बट इट वेरीज विद डिस्टेंस, वो जेड के साथ, टाइम नहीं है इसमें। टाइम किस में, सिर्फ फर्स्ट में ही है, E इक्वल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा इंटू टी, टाइम सिर्फ फर्स्ट पार्ट में, यानी कि रीजन 1 जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वहीं डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए पार्ट ही हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी हमने फिर भी बोला कंफर्म इधर उधर से भी कर लेना भैया, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा ए, यानी कि रीजन 1 में होगा। ओके, हो गए जी 8 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 9 10 11 की और। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ओके, अब ट्रांजिशन करवानी है सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की। अब बाल्मर मतलब लाइमन के बाद बाल्मर है ना, सेकंड पे आना है उसको, सेकंड लेवल पर। फर्स्ट लाइन में वो थर्ड से आता है, सेकंड लाइन में कहां से आएगा, फोर्थ से आएगा। बाल्मर सीरीज में आना तो उसको सेकंड लेवल पर है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल जो बनेगा, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वो होगी जब थर्ड से सेकंड पे ट्रांजिशन होगी। अगली सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन होगी जब फोर्थ से सेकंड पे ट्रांजिशन होगी। नेक्स्ट फिफ्थ से सेकंड पे आएगी, आना उसने किस पे है, सेकंड पे। अब इसने बोली सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, यानी फोर्थ से सेकंड पे आना है। तो अब इसमें देखो, बाल्मर सीरीज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन करस्पॉन्ड्स टू NF इक्वल टू 2, Na इक्वल टू 3, तो गलत हो गया। यानी फाइनल जो उसकी स्टेज आनी है, फाइनल जो लेवल है वो कौन सा आना है, सेकंड पे उसने पहुंचना है। कहां से आना है, फोर्थ से आना है, तो इसका ये सी आंसर होना है। ठीक है, इन्फिनिटी भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये 2 और 4 की इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं है, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन श्योर है, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगली बात आ गई, जर्मेनियम इज डोप्ड विद आर्सेनिक। आर्सेनिक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। जर्मेनियम प्योर फॉर्म में ना वो ट्राइवेलेंट होता है, ना वो एन टाइप होता है, ना वो पी टाइप होता है, लेकिन अगर उसमें भाई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालोगे सिलिकॉन में और जर्मेनियम दोनों में से किसी में भी, तो वह एन टाइप बन जाएगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो जर्मेनियम में किस चीज से डोपिंग की गई है,
आर्सनिक से। स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम लैटिस डिस्टोर्टेड ना भाई। द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये भी आंसर है, बाकी पढ़ने की जरूरत ना है, यही आंसर है, लगाओ इस पे। तो इसका आंसर आ गया बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा फास्ट मोड में ही है भाई, आंसर बताने हैं, बहुत क्वेश्चन है अभी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, टू बीम्स ए एंड बी हुज फोटोन एनर्जीज आर 3.3 एंड 11.3। पहले की एनर्जी है भैया 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की एनर्जी है 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इल्यूमिनेटेड मेटलिक सरफेस जिसका वर्क फंक्शन है 2.3 वोल्ट। अब अगर वर्क फंक्शन 2.3 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी बची? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गई ना, 3.3 में से 2.3 निकाल दो। और इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी इनकी? 11.3 में से 2.3 निकाल दो, 9 बचेगा, ठीक है, 9 2 11, तो इट विल बी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें कितनी बननी है? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय बीम ए, ओके काइनेटिक एनर्जी है लेकिन वो मांग क्या रहा है आपसे? मैक्सिमम स्पीड मांग रहा है बेटा, मैक्सिमम स्पीड मांग रहा है। तो कुछ नहीं है, हमारे पास पता है कि स्पीड का रेशियो एनर्जी किसके इक्वल होती है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर के। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 2e बाय एम। तो इस हिसाब से v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? इट विल बी, इलेक्ट्रॉन है मास तो सेम ही रहेगा, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इक्वल टू e1 बाय e2। समझे जी? v जो है v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू e है, बस मास तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, सेम ही रहेंगे, 2 वैसे कांस्टेंट रेशियो बनाओगे तो कट ही जाएगा। तो बेटा यहां से बना v1 बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट e1 बाय, ठीक है, v1 बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट e1 बाय e2। दैट मीन्स v1 बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट e1 बाय e2। भैया e1 कितनी थी? 1, ये कितनी थी? 9। v1 बाय v2 इज इक्वल टू 1 बाय 3, यानी कि 1:3 इसका आंसर होना चाहिए। बाकी हमने बोला खुद भी करो, इधर उधर से भी क्या करो, कंफर्म करो भाई, ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। सो इट इज 1/3। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 1/3 आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया ना हमने यार, 9 कर लिया, 10 कर लिया, 11 भी कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द वेव्स associated with a moving electron and a moving proton have the same wavelength lambda। ओके, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन हैव सेम वेवलेंथ, इंप्लाई दे हैव सेम। ओके, वेव एसोसिएटेड विद, दोनों के दोनों भैया पार्टिकल है। बात चल रही है डी ब्रोगली वेवलेंथ की। अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल होती है? h/mv। अगर आप अलग अलग मास वाले पार्टिकल को लेते हो तो उनका मोमेंटम अगर सेम हो जाएगा तो मास वास की जरूरत ना पड़ेगी। अब कह रहा है दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या सेम, तो जाहिर सी बात है ये m इंटू वी क्या रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा। समझो बात को, लैम्डा इज इक्वल टू, इसको h/p के फॉर्म में लिखते हैं। h वैसी सेम होता है सबके लिए, अगर वेवलेंथ भी सेम है तो p क्या हो गया? सेम हो गया। तो क्लियर बात है यार, दोनों का मोमेंटम क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, दोनों का मोमेंटम सेम आना चाहिए जी। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कह इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन है भाई, इसका वो देख लो, क्या इसका आंसर देना है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, वो हम डिस्कस करवा देते हैं कि दोनों सही हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, असर्शन रीजन में हमेशा एक आधा ऊपर नीचे एबीसी का हो जाता है, तो इसको थोड़ा इधर उधर से भी क्या कर लेना, कंफर्म कर लेना, वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट kinetic energy of the emitted photo electron increases with increase in intensity। ना भाई ना, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा,
इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिट हो रहे काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भाई डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे तब आएगा उसमें, तो पहले ही गलत हो गया। अगले पार्ट में कहता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये भी नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। तो भाई हमारे हिसाब से दोनों ही गलत है, ए भी गलत और आर भी गलत। ओके, तो अब इसके हिसाब से जो भी इसका ऑप्शन डी बनेगा शायद वो चेक कर लेना चाहिए, ना तो ऊपर वाला सही है ना नीचे वाला सही है, दोनों ही गलत है। 14th क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन कॉइल्स आर वाउंड ऑन ईच अदर। सही है भाई, अगर दो कॉइल्स एक दूसरे के ऊपर वाइंड कर दोगे तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत बढ़िया होता है, कारण फ्लक्स लीकेज बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। रीजन फ्लक्स लीकेज क्या रहेगी इस केस में, मिनिमम रहेगी। तो 14th का फर्स्ट पार्ट सही जा रहा है, फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम। अच्छा, बात भी वही कर दी कि इनकी फ्लक्स लिंकेज क्या है, मैक्सिमम आ रही है, तो इसका आंसर यही जाना चाहिए कि भी ए भी सही है, बी भी सही है, और ए जो आपका रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। राइट, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक बढ़ गए। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स फ्रीली सस्पेंडेड, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स फ्रीली सस्पेंडेड कनेक्टेड इन सीरीज, किसी तरीके से आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दी गई हैं। अब भाई सीरीज में कनेक्ट कर दी गई हैं मतलब इनमें से करंट ऐसे चलेगा, मान लो यहां बैटरी लगा दी, फ्रीली सस्पेंडेड है तो करंट ऐसे जाएगा। अब जब भैया करंट ऐसे जाएगा तो इधर से घूम के ऐसे आएगा, तो फ्रीली सस्पेंडेड है, पैरेलल पड़ी हुई है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों में करंट हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आपको पता है when two parallel wires carry current in opposite direction they repel each other। तो देखते हैं क्या बोल रखा है, two long parallel wires freely suspended connected in series to a battery move apart। सही है, move apart, दूर जाना इन्होंने, क्यों, two wires carrying current in opposite direction repel each other, इसका भी आंसर यही बनेगा, both correct and reason is correct explanation of assertion। अब आते हैं प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर, ना तो प्लेन मिरर ही ना कन्वेक्स मिरर ही रियल इमेज नहीं बना सकते। प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज। देखो प्लेन मिरर तो बनाता है हमेशा वर्चुअल, पूरा देते हैं इसको, और जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ओके मिरर है मिरर, तो कन्वेक्स मिरर भी वर्चुअली बनाता है, रियल नहीं बना सकता। सही है, अगर लेंस होता तो कन्वेक्स लेंस रियल बना लेता है, मिरर नहीं बना सकता। सही हो गया। रीजन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज ए ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस रियल इमेज। देखो रीजन ये तो सही है, वर्चुअल इमेज जो होती है ये रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, लेकिन इसका ये कोई रीजन नहीं बन रहा, तो थोड़ा इधर उधर से और भी कहीं से कंफर्म कर लो। हमारे हिसाब से हैं तो दोनों सही, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये आंसर आना चाहिए, वो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, उसको आप लगा लेना भाई। राइट है जी, तो इट वाज सेक्शन ए। इसके बाद चलते हैं जी सेक्शन बी पर। ओके जी, आफ्टर कंप्लीटिंग सेक्शन ए अब आते हैं सेक्शन बी पे। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं भाई, तो एक एक करके कवर अप करते हैं। फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। ओके, ये भैया वो टॉपिक है जिसपे 100% गारंटी दी जाती है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाला है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आ गया भैया, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। सीधा क्वेश्चन है भाई, फाइंड द टेम्परेचर एट ए रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस एज इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 दे रखा है, R दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर भैया निकाल लेना है, R2 क्या दे रखा है, ट्वाइस। तो आपके पास पता है अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का फार्मूला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का,
कि चेंज इन रेजिस्टेंस यानी R2 माइनस R1 पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1। हमें T2 चाहिए तो T2 माइनस T1 को ऊपर उठा लेते हैं, इसको लिख देते हैं R2 माइनस R1, नीचे R1, साथ में क्या आ गया अल्फा। दैट मीन्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2। R2 डबल हो गया था भाई, माइनस इनिशियल R था और नीचे R1 की जगह R आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा अल्फा। इसकी वैल्यू दे रखी है अगले ने, यहां से आ जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 2R माइनस R। R हो गया, R से R कट ही गया, 1 बाय अल्फा ही बच जाएगा भैया। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 माइनस 3, इट विल बी 1 बाय 4 इंटू 10 माइनस 3 जी। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू 10 पावर प्लस 3 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1000 बाय 4, 250 आ जाना है बेटा। एंड इट विल बी T2 इज इक्वल टू 250 प्लस T1, ठीक है, इट विल बी 250 प्लस T1। तो T2 इज इक्वल टू 250 प्लस 20 इक्वल टू 270। अगर आप इसमें डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो 270 आ गया, केल्विन में कन्वर्ट करना चाहो तो केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते। राइट है जी। सो मुश्किल वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आया, लेकिन ठीक आया, क्वेश्चन बड़ा इजी डाल दिया अगले ने। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी डाल दिया है। टॉपिक है मुश्किल होते हैं, इसमें से मुश्किल क्वेश्चन भी डाल सकता है, लेकिन ठीक क्वेश्चन डाला है अगले ने। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हाँ न्यूमेरिकल डाल दिए वो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल ठीक डाले हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाले न्यूमेरिकल नहीं डाले गए हैं, इतने तो फिर करने ही होते हैं। राइट है जी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है पासेस फ्रॉम एयर इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। 18 क्वेश्चन, दो पार्ट हैं, दोनों कर देंगे। ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 1.5, यहां से लाइट आती है मोनोक्रोमेटिक, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, फ्रॉम एयर इनटू मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ द टू। देखो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट क्या हो गया रिफ्रैक्ट हो गया। जो बेटा रिफ्लेक्ट होकर आती है ना, रिफ्लेक्ट होने से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड किसी भी चीज पे फर्क नहीं पड़ता। तो जिसकी ओरिजिनल वेवलेंथ थी ना वो निकाल लो, लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू, सी 3 इंटू 10⁸, न्यू की वैल्यू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दे रखी है। ये बन गया 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ऊपर जाकर। ठीक है, ये बन जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻6, ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7, ये बन जाएगा 600 इंटू 10⁻⁹, ये बन जाएगा 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ थी। रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ वही रहनी है जो थी 600 नैनोमीटर। तो आंसर क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड पार्ट की वेवलेंथ कितनी आ गई 600 नैनोमीटर। अब आता है रिफ्रैक्टेड पार्ट। रिफ्रैक्टेड पार्ट में जब रिफ्रैक्शन होती है फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो जब ये इस मीडियम में घुस जाएगी तो उसकी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। लैम्डा है 600, म्यू है 1.5। अब 600 को 1.5 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे तो आई थिंक इट विल बी 400 नैनो। तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड पोर्शन 600 नैनोमीटर जो ओरिजिनल वेवलेंथ थी, एंड वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड पोर्शन ऑफ द लाइट विल बी 400 नैनोमीटर। फिर से बोल रहे हैं, आंसर अपने कंफर्म कर लेना भाई। ठीक है जी। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं 18 का जो और पार्ट है। और पार्ट भैया बच्चों वाला 10th लेवल का क्वेश्चन डाल दिया। अच्छा, ये दोनों ही 10th लेवल के खैर हैं, दोनों ही बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन ये 10th वालों को करवा दिया जाता है जब उनको थोड़ी सी ऑप्टिक्स पढ़ा देते हैं, तो वही क्वेश्चन डाल दिए। अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द। नहीं, ऊपर वाला भाई 10th लेवल का था, नीचे वाला 10th लेवल का नहीं है। ये
कौन सा लेंस मेकर फार्मूला लगेगा इसमें, लेंस मेकर फार्मूला भैया 12वीं में ही आता है। तो प्लेनो कन्वेक्स कैसा भैया, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, लेंस मेकर फार्मूला आता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा इट्स प्लेनो कन्वेक्स, इसका एक जो है वो तो इन्फिनिटी है, वन सरफेस इज इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, इट विल बिकम 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। बचना आर निकालने के लिए बोला है इसने, आर ऊपर घुमा लो, इट विल बी म्यू माइनस 1 इंटू एफ, ऐसी होगा शायद। प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ रखिए 16 सेंटीमीटर, मेड ऑफ मटेरियल रिफ्लेक्टिंग 1.4, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस, तो इट इज म्यू माइनस 1 इंटू एफ, यही बनना चाहिए। देखो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 1/r2, ठीक है, आर ऊपर आ गया, म्यू माइनस 1 के साथ एफ यहां चले गया, म्यू की वैल्यू 1 पॉइंट कितनी दे रखी है 4 माइनस 1, और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 दे रखी है, तो आर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 16, 16 चौके 64 है ना, 6.4 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में 6.4 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, राइट है जी। तो इसका आंसर आ गया 6.4 सेंटीमीटर। 16वें क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, समय हमारा बढ़ता ही जा रहा है, 6:17 हो गए यार, आज लेट ही शुरू किया काम। क्वेश्चन नंबर कौन से पे पहुंच गए, 18 कर लिया। 19th, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ये है बच्चों वाला क्वेश्चन, इसकी मैं बात कर रहा था। ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, यू कितना 30 सेंटीमीटर, लेना माइनस 30 होता है, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, मिरर कैसा कनकेव है, मिरर है भैया, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव है तो नेगेटिव लेते हैं, फोकल लेंथ कितनी आ गई -20 सेंटीमीटर आ गई। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट मिरर फार्मूला 1/u 1/v इक्वल टू 1/f। अब इसमें हम क्या करवाएं भैया, 10वीं में करते रहे हो, अपने आप इसको कर लेना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बस साइन कन्वेंशन लगा देना, u नेगेटिव लगेगा तो नेगेटिव लगेगा, f की वैल्यू -20 है, सॉल्व करना तुम्हें आता ही होगा। अब 12वीं में आकर 12वीं भी होगी अब तो, अब ये थोड़ी कराएंगे, 19 नंबर क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अगले सवाल पे जा रहे हैं, 20वां, कंसिडर अ न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी E। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी E। तो एक भैया न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है E, एंड ए फोटोन, फोटोन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी भी E है। चलो, इफ लैम्डा n इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और लैम्डा p इसकी अपनी वेवलेंथ है, वो एनर्जी वाली वेवलेंथ hc/लैम्डा जो लगा के हम निकालते हैं, ओके। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा n/लैम्डा p। अगर बेटा इसकी बात करते हो तो ये तो डी ब्रॉगली वाली वेवलेंथ है भैया, लैम्डा इक्वल टू h/p वाली, यानी लैम्डा इक्वल टू h/√2m e वाली, ये होगी लैम्डा n। अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो यहां पे हमारे पास फार्मूला होता है E इक्वल टू hc/लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल टू hc/e। एनर्जी तो इसकी भी क्या दे रखी है, E ही दे रखी है, बस वेवलेंथ यहां पे लैम्डा ऑफ फोटोन लगाएंगे। अगले ने लैम्डा n/लैम्डा p की क्या मांग ली तुमसे, एक्सप्रेशन मांग। अच्छा, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका कोई और टाइप का सोल्यूशन भी हो सकता है, तो जो हम कर रहे हैं अब उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो उसने लैम्डा n/लैम्डा p मांग ली, लैम्डा n की जगह क्या लिखेंगे, h/√2me, ओके, अपॉन लैम्डा p की जगह क्या आ जाएगा hc/e। h से h चलो क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ये बन रहा है 1/√2me, ये e ऊपर जा रहा है, c यहीं बच रहा है। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, ऊपर √e बच जाएगा, नीचे √2m बचेगा, c थोड़ा अलग ही लिखना पड़ेगा, 1/c√e/2, साथ में क्या आ जाएगा m आ जाएगा। ठीक ही है आंसर, क्योंकि उसने m भी दे ही रखा है,
ई भी दे रखा है, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ एम एंड ई। तो ये क्वेश्चन मतलब मे भी इसका कोई और तरीके से भी सोल्यूशन दे रखा हो, लेकिन ये सही मान लिया जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे ना तो वहां पे सीबीएसई वालों के पास आंसर की होती है, आंसर की के हिसाब से वो आ जाएगा। इट विल बी 1/c इक्वल टू √e डिवाइडेड बाय 2f। राइट है जी। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 20। 20 पे पहुंच गए, उम्मीद है हो जाएगा यार अपना ये। 21वां क्वेश्चन, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज। भाई ये भी बोला था कि करके रखना। गैलियम आर्सेनाइड का जहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह दे रखा है ना, वहां पे गैलियम आर्सेनाइड का एक ग्राफ बना होता है, ओम्स लॉ जहां पे पढ़ाया जाता है। ओके, तो प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज। करंट विद वोल्टेज, इस तरफ वोल्टेज, इस तरफ करंट, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बना होगा। ओके, फिर उसने बोला है ऑन द, जाके देखो एनसीईआरटी बुक में सब कुछ, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आए हैं, ऐसे नहीं बोल रहे कि भी एनसीईआरटी करा करो, एनसीईआरटी करा करो। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का, पर्टिकुलर शेप देख लेना, ऐसे कर कर ऐसे करके बना होता है गैलियम आर्सेनाइड का। ओके, ऑन द ग्राफ मार्क द रीजन वेयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। अच्छा, ये भी बात की जाती है क्लास में जब पढ़ाया जाता है ना कि नेगेटिव रेजिस्टेंस, जहां पे बेटा ये डाउन आ रहा है ना, वोल्टेज बढ़ने से करंट डाउन आ रहा है, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जहां पे वोल्टेज बढ़ने से नॉर्मली करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस पॉजिटिव रहता है। लेकिन जिस रीजन में वोल्टेज बढ़ने से करंट कम हो रहा है, दिस रीजन इज द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यहां आप शो कर सकते हो, ये जो ये पूरा नीचे वाला, दिस इज द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। ओके जी। तो अगर भाई बातें सुनी हो कि यहां से करना वहां से करना हो, तो यहां से वहां से, जहां से बोला वहां से क्वेश्चन निकल कर पड़े हैं। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस आ गया, ये आ गया। अच्छा, कह रहा ओम्स लॉ ओबे हो गया, कहां से ओबे हो गया ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ओबे होगा तो वी वर्सेस आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, ये आ गया नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ओम्स लॉ तो बिल्कुल ही ओबे नहीं हो रहा, नो ओम्स लॉ इज ओबे। तो इसका आंसर आ गया नो। ये ग्राफ बन जाएगा, तो साथ में क्या बन जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन शो कर देना, यहां पर है, एरो लगा के शो कर। ठीक है जी, कर देना कि आपको जो कर दिया होगा तुम लोगों ने। ओके, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल में बस वैल्यू चेंज की है, अगले ने डाल दिया क्वेश्चन, जो तुम्हें क्लास में करवाया जाता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन कर लेना। तो भर भर कर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आए हैं, भर भर के जिसको कहते हैं, कुछ एज इट इज ही आ गए हैं, कुछ वैल्यू चेंज कर आए हैं। तो टोटली बेटा एनसीईआरटी फॉलो करनी होती है। बहुत बार समझाया है, बच्चे ऐसे इधर उधर के चक्करों में पड़े रहते हैं। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो ये सॉल्व एग्जांपल में दे रखा है, वैल्यू चेंज की है बस अगले ने। क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर इज प्लेस एज शोन इन फिगर इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स इज मीटर, ई इज इन न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। इसके थ्रू फ्लक्स पास करनी है, बता रखा है भैया तुम्हें कई बार। इसके 6 फेसेस हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले फेसेस की तो फ्लक्स आनी है 0, सिर्फ इसकी आनी है यहां पे जो एंटर हो रही है और यहां से जो बाहर आ रही है, ये वाली पॉजिटिव फ्लक्स आनी है और ये वाली क्या आनी है, नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव फ्लक्स जो पहली वाली आ रही है, नहीं पहली वाली नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 5-1 मान रहा हूं इसको। 5-1 जो निकलेगी वो होगी, फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा यहां पे 0 लग रहा है, ठीक है, इस जगह पे थीटा 180 लग रहा है, इसलिए नेगेटिव होगी, मैं सीधा ही नेगेटिव ले रहा हूं, और यहां पे 0 लग रहा है, तो 5-1 आ जाएगा, नेगेटिव आनी है क्योंकि 180 डिग्री है। ई इंटू ए कॉस 180 माइनस कर दिया मैंने। ओके, ई की वैल्यू इस फेस पे डिस्टेंस कितना है, 0.1 है, तो यहां पे ई की वैल्यू आएगी 500, एक्स की जगह 0.1 आ जाना, राइट है जी। एरिया की जगह 0.1 का स्क्वायर आ जाना, क्योंकि बेटा साइड है ना, इसका जो एरिया है, एक साइड दे रखी है 0.1, स्क्वायर बन रहा है, तो 0.1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इट विल बी 500 0.1 से कर दिया, ये 50 हो गया, इनटू ये 0.1 इंटू 0.1, ये 0.1 ये 0 उड़ाएगा, 0.1 इसको 0.5 कर देगा। देखो सॉल्व अपने आप कर लेना, मेरे हिसाब से तो क्या बन रही है, 0.5 बन रही है, 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻³ हो गया, 1 2 10, ठीक है, 0.5 बन रही है, ठीक है ना, 0.5 ऐसा यूनिट में बन रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके,
फ्लक्स टू जो यहां पे आएगी वो पॉजिटिव फ्लक्स है, वो बनी है ई, ए cos 0 1 हो गया, ई यहां पर लगना है 500 इंटू 500 इंटू इस फेस तक पहुंचते पहुंचते 0.1, देखो 0.1 तो ये डिस्टेंस था, 0.1 ये भी है ना भाई, इस फेस तक पहुंचते पहुंचते ये x हो जाना 0.2, ठीक है, और एरिया 0.1 का स्क्वायर ही रहेगा, एरिया 0.1 का स्क्वायर ही रहेगा भैया, ठीक है। बाकी चीजें वही हैं, बस ये 1 से क्या हो गया 2 हो गया, तो ये आएगा 2 इंटू 0.5, बस ये 2 का फर्क पड़ रहा है, बाकी 0.5। भाई पेन गिर गया, खा लेते हैं, सॉरी, तो इट विल बी 2 इंटू 0.5। ओके, ये पॉजिटिव फ्लक्स हो गई, देयरफॉर नेट फ्लक्स क्या आ गई 2 इंटू 0.5 माइनस 0.5, ये बन गई 0.5, फ्लक्स विल बी 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बाकी फिर वही हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, थोड़ा सा आंसर अपने आप भी कंफर्म कर लेना। ओके, बी पार्ट में कह रहा था चार्ज विद इन द क्यूब, गॉस लॉ लगा दो, फ्लक्स आ गई है, तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 जो भी आई है उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 होती है, पता है तुम्हें, ठीक है जी। सो ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 हम कवर अप कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 डेरिवेशन है, ए और बी पार्ट दोनों। अच्छा, डेरिवेशन इतनी सीधी सीधी वाली आई है, शुरू में देख के लगता है न्यूमेरिकल आ गए, न्यूमेरिकल आ गए तो बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है, लेकिन जो डेरिवेशन वाला पार्ट देखोगे बिल्कुल सीधी वाली, इतनी सीधी डेरिवेशन आती ही नहीं है, बहुत ही सीधी सीधी सी क्या आ गई है डेरिवेशन आ गई है, कंसेप्चुअल है ही नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ही नहीं, यहां सीधा गले ने डाल रखे हैं न्यूमेरिकल, यहां सीधा क्या रखी है डेरिवेशन। ओके, अब ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस बता दूंगा कौन सी है। फर्स्ट वाली ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, जे इक्वल टू सिग्मा ई, अप्रूव करते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वो उठा के डाल दिया सीधा 3 नंबर में कि जी डिफाइन करंट डेंसिटी। पहले तो क्या करो, अच्छा कई बार क्या होता है हम लोग देख देते हैं कि भी डेरिवेशन आगे कर दो, लेकिन उसने पहले करंट डेंसिटी डिफाइन भी करने के लिए बोला हुआ है, फिर ये भी पूछा हुआ है स्केलर है क्या वेक्टर है, तो उसके भी नंबर रखे होंगे, पहले भैया वो कर लेना कि डिफाइन करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, इट इज करंट पर यूनिट एरिया, स्केलर है क्या वेक्टर है, भैया वेक्टर माना जाता है, इट इज वेक्टर, ठीक है, इसको क्या माना जाता है वेक्टर माना जाता है, करंट डेंसिटी को क्या मानते हैं वेक्टर मानते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई है ना, सिग्मा स्केलर है, ई वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर माना जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन इन ए मेटेलिक कंडक्टर इफ एन बी द, एन क्या है तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कंडक्टर, ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया, शो दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एल्फा ई, एल्फा उसने दे रखा है एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टो, ठीक है, हम इसको जब डिराइव करवाते हैं बस इसको सिग्मा ई लिख देते हैं। तो आपने बेटा ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग से डेरिवेशन 3 नंबर में याद रखो, डायरेक्ट नहीं 2 लाइनों में खत्म कर देना, 3 नंबर में है, शुरू से लेके जो भी उसका डायग्राम वैग्राम बना के पूरी डेरिवेशन होनी है। यहाँ पर जे इक्वल टू सिग्मा ई वाला जो फंडा है वही प्रूव करना है। ये देखो सिग्मा, उसने पास हम इसको सिग्मा से नोट करते हैं, इसने किससे नोट कर दिया अल्फा से नोट कर दिया, फिर अल्फा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टो, राइट है जी। या फिर अगर किसी ने ये वाला पार्ट किया हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अगर 5 रजिस्टर ऐसे ऐसे लगा रखे हो और बैलेंस कंडीशन अपने आप कर देना, भाई व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन आ जाए और अब उसको भी एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर ये तो कोई बात नहीं बनी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे इजी वाला क्वेश्चन आ गया, सीधा डेरिवेशन आ गई, ऑब्टेन नेसेसरी कंडीशंस अंडर विच व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, जैसे करवा रखा है तुम्हें कॉपी में वैसे ही छाप देना था बस व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होगा भी आपको एक्सप्लेन करने में, सीधा डेरिवेशन है, जैसे याद की होंगी वैसे कवर अप कर देनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कहता है प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी दिस एंड दिस, प्रोटॉन है उसकी क्या दे रखी है काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी दिस इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड भी दे रखा है डायरेक्टेड ईस्टवर्ड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। अब भैया प्रोटॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो और उसकी स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, ऐसी निकलेगी ना, हाफ
mv² इक्वल टू एनर्जी, तो v² इक्वल टू क्या आ जाएगा 2E/m, तो v किसके इक्वल आ जाएगा √2E/m। तो पुट करो वैल्यू यार जो एनर्जी की दे रखी है, जो भी एनर्जी की दे रखी है, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg करो पुट। यहां से क्या आएगी उसकी स्पीड आएगी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में निकली स्पीड, सेकंड पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में जब ये एंटर करेगा, प्रोटॉन जा रहा था नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, चलो प्रोटॉन नीचे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है ईस्ट में, ठीक है, डायरेक्टेड ईस्टवर्ड। तो जाहिर सी बात है जो प्रोटॉन की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगना है इट विल बी BQV साइन ऑफ 90 डिग्री, यानी जो फोर्स लगना है इट विल बी B इंटू Q इंटू V। जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा बेटा B इंटू Q इंटू V लगे, ठीक है ना, फोर्स विल बी इक्वल टू B इंटू Q इंटू V। ओके, लग गया फोर्स B इंटू Q इंटू V। अब एक्सेलरेशन मांगी है तो फोर्स अपॉन मास कर देना है, B Q V के नीचे M, ठीक है जी। B दे रखा है, Q दे रखा है, V दे रखा है, M दे रखा है। प्रोटॉन पे मास 1 पॉइंट मास लिख ही दिया हमने, ये है चार्ज उसका 1.6 इंटू 10⁻19, वेलोसिटी तुमने निकाल ली है। मतलब है कुछ भी नहीं, सीधा क्वेश्चन मजेदार, बट कैलकुलेशन मांग रहा है तुमसे, कैलकुलेशन तो मांगेगा ही ना कुछ तो मांगेगा। सीधा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके आ जाएगा रेडियस ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोटॉन 90 डिग्री पे एंटर करा है, देखो नीचे दे रखा है Q/m ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, उसने सीधा Q/m ही दे रखा है, राइट। जब आप ये कर रहे होगे एक्सेलरेशन वाला पार्ट, तो इसमें Q/m की सीधा वैल्यू पुट कर देना, Q और M अलग अलग पुट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने बोला रेडियस निकालो, अच्छा रेडियस का फार्मूला सीधा mv/bq, ओके, रेडियस इज इक्वल टू mv/bq। यहां पे भी बेटा आप सीधा Q/m की वैल्यू यूज कर लेना, Q और M अलग अलग पुट करने में कोई फायदा नहीं है, दे तो रखी है, Q/m की वैल्यू पुट कर देना उल्टा कर, ठीक है। ये देखो Q/m दे रखा है 1 इंटू 10⁸ दे रखा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा उसने कैलकुलेशन इजी कर रखी है, अगर दिमाग लड़ा लो तो, मैंने भी नहीं लड़ाया था, बाद में देखा कि Q/m की वैल्यू अगर सीधा पुट कर दोगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, राइट है जी। तो अगेन वेरी वेरी इजी पार्ट, इजी क्वेश्चन सीधे हैं, बस बच्चा ये कह सकता है कि भाई न्यूमेरिकल आ गए, रोने को क्या रोते रहो। अब न्यूमेरिकल आए तो देख, ये भी देख कितने सीधे आ गए, सीधा वैल्यू पुट करवा के वो कह रहा है कर ले जितना कर सकते, तो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आ गए, ठीक है जी। कुछ नहीं कह सकते कि मुश्किल आ गया, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये सीधा डेरिवेशन है, बता देते हैं कौन सी करनी है। एन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, एन इंडक्टर, अ कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। भैया आ गया तुम्हारा फेवरेट LCR सर्किट, LCR सर्किट आ गया तुम्हारा फेवरेट वाला, ओके। लेकिन पावर मांग ली, पावर वाली डेरिवेशन करनी है। नॉर्मली इस पे हम इंपिडेंस वगैरह निकालते हैं, लेकिन अगले ने ठीक है डाल तो तुम्हारा फेवरेट दिया, लेकिन मांगी क्या, पावर की डेरिवेशन मांगी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। EV IV इंटू cos फाई, बेटा ये वाला फार्मूला डिराइव करना है जो लास्ट में आता होता है, याद करो। तो दिस वी हैव टू डिराइव, पावर की बात की है। हाँ, साथ में उसने वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला डेरिवेशन जो है कि ओमेगा इक्वल टू 1/√LC या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√L, ये डिराइव करना, ठीक है। तो ओमेगा और न्यू जो है, ये जो है डिराइव जो है करने पड़ेंगे, मतलब फुल डेरिवेशन, सिंपल डेरिवेशन, कुछ घुमाव नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। इस बार का जो पेपर है, ठीक है, एक ही एस्पेक्ट दिख रहा है आप लोगों को कि जी न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा है, बट न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट है,
सीधे थोड़ी कैलकुलेशन मांग रहे हैं, और जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो तो वैसे ही बिल्कुल रहे, कुछ घुमाया ही नहीं, कहता करते जाओ भाई करते जाओ, अभी आगे देखना और भी सीधी सीधी आ रही हैं, जो बोल रखा है वही आ रही है। ओके, ये 26 है, ईएम वेव्स का क्वेश्चन है कि लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स। वाई कि लॉन्ग, पहले ना कम्युनिकेशन वाला चैप्टर होता था सिलेबस में, उसमें वैसे ही पक्का क्वेश्चन आता था, अब ईएम वेव्स में से आ गया कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए शॉर्ट वेव इसलिए यूज होती हैं क्योंकि शॉर्ट वेव्स आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसका सीधा एक आंसर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर भी अवेलेबल होता है, बिकॉज दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फेयर, ठीक है, बिकॉज दीज कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर से बेटा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इसलिए दीज कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फेयर। ओके, ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ट ऑन द ग्राउंड। फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा हो गया लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट, क्यों? क्योंकि शॉर्ट वेव जो होती है आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। एक अर्थ है, अर्थ के आसपास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इसके ऊपर यार एक लेयर होती है, आयन्स होते हैं उसमें खूब सारे आयनोस्फेयर, यहाँ से शॉर्ट वेव वाली जो होती हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हमें रेडियो सिग्नल्स भेजने हो तो शॉर्ट वेव से भेजते हैं, वो आयनोस्फेयर रिफ्लेक्टेड, ठीक है, इसलिए शॉर्ट वेव ही लगानी पड़ती है। ओके, तो इसका सीधा आंसर क्या था? कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फेयर। अगले पार्ट में कह रहा है कि ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप बिल्ट ऑन द ग्राउंड। अगर बेटा ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप है, यानी अगर रेडियो वेव्स और विजिबल लाइट यूज करनी है, ऑप्टिक्स मतलब विजिबल लाइट, तो ग्राउंड से ही टेलीस्कोप बन जाएंगे क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। लेकिन अगर एक्सरेज यूज करनी है, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, तो ये सैटेलाइट से होती है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से जाएंगी तो एक्सरेज को एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका आंसर आ गया बिकॉज एक्सरेज कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड रेडियो वेव्स एंड विजिबल लाइट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ओके जी, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बेटा सीधा ही है। 27 नंबर क्वेश्चन, राइट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। भाई अब ये मैं थोड़ी करवाऊंगा कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक थोड़ी अब मैं डिस्कस करवाऊंगा, ये तो वैसे ही तुम्हें बोल रखा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ सकता है, अभी तो इसने पूरा नहीं डाला, सिर्फ क्या पूछ लिया, ड्रॉबैक पूछ लिया। अपने आप बोलना भैया हाउ डिड बोहर रिमूव, कैसे बोहर रिमूव किए मैं थोड़ी बताऊंगा, पता है तुम्हें, ये नहीं हम डिस्कस करा रहे। शो दैट डिफरेंट ऑर्बिट्स इन बोहर एटम आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। अब जब आप पूरा डिस्कस करोगे तो आपको पता है कि हमने इसकी एनर्जीज निकाल रखी है भैया। सबसे पहली होती है -13.6, फिर नेक्स्ट एनर्जी होती है फर्स्ट और सेकंड के बीच में 10.2 का गैप होता है, फिर ये गैप क्या होता जाता है, कम होता है, यानी लाइन स्पेक्ट्रम बना देना। ओके, ऊपर वाला बट वैसे ही हुआ पड़ा है। स्टेट एनी ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज ही बतानी है यार, वो तो बता रखी है कि भी स्फेरिकल शेप मान लेते हैं इसकी, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, स्टेबिलिटी के पार, मतलब इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज अपने आप ही बता सकते हो, राइट है। फिर अच्छा, ऊपर वाला पार्ट तो क्वेश्चन हो गया ना, पहले ऊपर वाला देख लूं। 28 पे पहुंच गया मैं। राइट ड्रॉबैक्स और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया। हाउ डिड बोहर रिमूव देम, ये भी अपने आप करोगे। शो दैट डिफरेंट, इसमें बेटा लाइन स्पेक्ट्रम बना देना, एनर्जीज लिख देना। जब आप एनर्जीज लिख दोगे तो उसमें वैसे ही एनर्जी का फार्मूला लिख देना, वो रिडबर्ग वाला लिख देना, 1/λ = R1/n1² -n2², वो लिख दो। यहाँ एक और होता है E = -13.6/n², साथ में Z² वाला फार्मूला, ठीक है। यहां से प्रूव हो रहा है कि ये एनर्जीज जो हैं ये इक्वली स्पेस नहीं है। ओके, एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस ये लिख दोगे। व्हाई इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मच मोर देन दैट ऑफ एटम। न्यूक्लियस की डेंसिटी एटम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि भैया एटम का ज्यादातर हिस्सा तो खाली पड़ा है, सारा मास कहाँ पड़ा है? न्यूक्लियस पे पड़ा है। अब इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना होता है, वो लिख देना, थ्योरी है, अपने आप करनी होती है। शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियर। ये आपको डेरिवेशन करवा रखी है, एक डेरिवेशन करवाते होते हैं जब न्यूक्लियस वाला चैप्टर चल रहा होता है कि जो डेंसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। अपनी कॉपियां उठाओ, उसमें देख लो, वहां से करनी थी डेरिवेशन, बता रखा था ये आएगी। न्यूक्लियस वाले में से सिलेबस में नहीं है कुछ, तो बता ही रखा था कि ये वाली आ सकती है। तो ये भी छोटी सी सिंपल सी डेरिवेशन वाला ही क्वेश्चन
डाल दिया गया आपको। ओके, इसको भी हमने छोड़ा यार, हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि जी, ये भी थ्योरेटिकली है शायद, कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू। अच्छा, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन, ठीक है, विद वन ऑफ द बोथ सर्फेसेस, केस स्टडी है शायद। हाँ, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, लेंस के बारे में कहानी। अच्छा, केस स्टडी वाला इतना बेकार क्वेश्चन होता है कि वो पैराग्राफ जो दिया होता है, पैराग्राफ पढ़ो ना पढ़ो, आगे अपने क्वेश्चन कर लो, वो हो जाते हो पैराग्राफ। ये अनसीन वाला पैराग्राफ वाला चक्कर नहीं कि उसमें से आंसर निकल कर आएंगे, बस ये अपने आप ही हो जाने। हमने पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, देखते हैं इसको यार। कहता है डबल कन्वेक्स लेंस है विद ईच फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, पेपर बनाने वाले का देखो, एक लेंस मेकर फार्मूले पे क्वेश्चन डाल चुका है, अब एक और डाल रहा है लेंस मेकर पे। ये भी लेंस मेकर का क्वेश्चन है, एक ही जगह से उठा उठा के क्वेश्चन डाल रहा है कि डबल कन्वेक्स लेंस है, ईच हैविंग फेस सेम रेडियस है, ग्लास है, इट्स पावर इज, पावर निकालनी है। देखो लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अगर दोनों r1 r2 सेम हो तो वो 1/r प्लस 1/r हो जाएगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये आ जाता हो। 1/f पावर होती है, तो पावर होगी भैया n-1। हम लोग इसको म्यू लिखते थे, अगले ने n दे दिया है, तो ये n-1 2/r आ जाएगा। तो पावर का फार्मूला हो गया 2 इंटू n-1/r, 2 इंटू n-1/r। कंफ्यूजन है, इसमें भी 2 लगा रखा है, ए पार्ट इसका क्या आ जाना है, आंसर। ठीक है, हमने पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, हो गया अपने आप। ऐसी है, केस स्टडी वाले में तुम्हें बता रखा है कि पैराग्राफ नहीं पढ़ो, साले को छोड़ दो, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, तब भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो, कह रहा है डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पी। एक डबल कन्वेक्स लेंस है, पावर इसकी कितनी है, पी है, विद ईच हैविंग सेम रेडियस, इट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस है भैया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे 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 काट दिया इसको, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो हिस्से हो गए इसके, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हमने तुम्हें जब ये क्वेश्चन करवाया था, ये करवा रखा है एज इट इज, सारा ही क्वेश्चन करवा रखा है कॉपी में, निकाल के देखना आपने। अगर ऐसी कटिंग कर दो, बस मैं कहता हूं कि ये 2f हो जाएगी, ये 2f हो जाएगी, ठीक है। कट कर देने से फोकल लेंथ डबल हो जाती है, पावर आधी हो जाती है भैया। जब फोकल लेंथ डबल हुई तो पावर आधी हो जाएगी ना। तो अगर इसकी पावर p थी, इसने पावर के टर्म्स में पूछा, इसकी पावर p/2, तो आंसर क्या आना था इसका, p/2। डबल कन्वेक्स लेंस है, पावर p है, विद ईच फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। द पावर ऑफ वन पार्ट ऑफ द लेंस विल बी, पावर ऑफ वन पार्ट ऑफ द लेंस विल बी p/2। दोबारा जोड़ दिए भाई, उल्टे करके जोड़, सीधे करके जोड़, वापस भी हो जानी है भैया। उल्टे करके जोड़ लो, चाहे इसको दोबारा जोड़ दे, चाहे इसको ऐसे टेढ़े करके जोड़ दो। ये p प्लस p दोबारा p/2 प्लस p/2 दोबारा क्या हो जानी है, p हो जानी है, ठीक है। डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर भी ईच फेस हैविंग सेम रेडियस कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब कह रहा है इसको ऐसे काटा और ये आधे आधे ऐसे रख दिए। अब ऐसे काटने से पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे काटने से p/2 हो जाती है, ऐसे कटिंग कर दी होती है तो दोनों हिस्सों की पावर p और p है। जब जोड़ के रखोगे तो ये 2p हो जाएगी, जब जोड़ के रखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 2p हो जाएगी, इट विल बी 2p, राइट है जी। अगला पार्ट इसका फोर्थ का ए भी है और इसका और पार्ट भी दे रखा है। कह रहा है 2 कन्वेक्स लेंसेज फोकल लेंथ 60 और 20 आर हेल्ड कोएक्सियली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। देख भैया, फोकल लेंथ दे रखी है, पावर निकालनी है, तो पहले क्या कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ ही निकाल लेते हैं। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1, f1 कितनी दे रखी है 60, f2 कितनी दे रखी है 20। भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 60, यहाँ हो गया 1, यहाँ आ गया 3, यह आ गई 4/60, ऐसे ही होगा। यह आ गई 1/15। भाई कैलकुलेशन कर लेना, मेरी मैथ बड़ी कमजोर है। 1/60, 1/20, एलसीएम लिया 60, या 1 आएगा, 23 या 3 आएगा, 4/60, ठीक है, 1/15 आ गया। इट इज 1/f। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई भैया 15 सेंटीमीटर। तो पावर कितनी आ गई, उल्टा कर दो, लेकिन सेंटीमीटर में है, 100/f लगाना पड़ेगा, 100/15 कितना आना चाहिए आंसर, 6 पॉइंट समथिंग है। 15 6 के 90 होता है ना, 15 6 क्या होता है 90, और 7 ये बन नहीं पाएगा, 6.6 के करीब आंसर, इट विल बी
6 भाई, पेन गिर जाता है हमारा, 2 बार गिर लिया। 6.6, जोश ज्यादा आ रहा है। 6.6 क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, तो आंसर इज 6.6। हो गए जी ये भी क्वेश्चन। अब हाँ, ये एक और क्वेश्चन है केस स्टडी वाला, उसका पैराग्राफ हमने यहां पर लिया ही नहीं है, सीधे इसका क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आ गए जी। फर्स्ट क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू ए फुल वेव रेक्टिफायर को, अगर आपने जो वोल्टेज दिया उसकी आरएमएस वैल्यू V0/√2 है, तो जो आउटपुट आएगी उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? V0/√2 ही आनी है, ठीक है ना। वोल्टेज के लेवल को कोई फर्क नहीं पड़ा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट विल बी V0/√2 ही आनी है। अगला पार्ट, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लोज। फुल वेव रेक्टिफायर में हर डायोड में कंप्लीट साइकिल के दौरान नहीं होता, कंप्लीट साइकिल ऑफ द इनपुट, हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। एक बार फर्स्ट डायोड में फ्लो होता है, एक बार सेकंड डायोड में फ्लो होता है, तो इट विल बी हाफ इन फर्स्ट, हाफ इन सेकंड, ठीक है ना। हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, पहले हाफ में फर्स्ट डायोड में, दूसरे हाफ में सेकंड डायोड। ओके जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस, गलत। बोथ डायोड्स आर रिवर्स बायस, गलत। वन इज फॉरवर्ड बाय, अनदर इज रिवर्स बाय एट द सेम टाइम, सही। एक वक्त पे एक फॉरवर्ड होता है, दूसरा क्या होता है? रिवर्स होता है। फिर जब अगला साइकिल आता है, फिर एक पहले वाला रिवर्स हो जाता है, दूसरे वाला क्या हो जाता है? फॉरवर्ड हो जाता है। ओके। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव है, रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट, आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी आधी रह जाएगी। आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी नहीं 50 रहेगी, आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 50 ही रहेगी, ठीक है। 50 हर्ट्ज ही रहेगी, सेम रहेगी। तो आंसर विल बी 50 हर्ट्ज बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। अ सिग्नल हैज as shown in figure is applied to a p-n junction to identify the output across RL। आउटपुट इसकी आ जाएगी, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है बेटा, तो -5 और +5 ये 10 वोल्ट दे देगा, क्योंकि इनके बीच में डीसी बन जाएगा। नहीं है, फर्क कितना है? 10 वोल्ट का है, तो इट विल गिव 10 वोल्ट। आउटपुट आपकी हो जाएगी 10 वोल्ट, ठीक है। डीसी हो जाएगा, ये -5 से +5 के बीच में 10 वोल्ट का क्या आएगा? फर्क आएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर है, -5 0, ठीक है, 10 वोल्ट ही आना चाहिए, राइट है जी। अब आते हैं आगे। इसके बाद बेटा एक आधा न्यूमेरिकल आएगा, बाकी सारी लगभग क्या है आपकी डेरिवेशन टाइप ही क्या है क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ई कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्स्ट पार्ट में उसने सिर्फ क्या बोल दी? पोटेंशियल एनर्जी डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ड्राइव एन एक्सप्रेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल पी इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इज पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और कब क्या होगी? मिनिमम। तो आपने बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -PE cos थीटा है किया होगा, ये डिराइव करनी है। तो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन अब हम नहीं कराएंगे इसको, ये आपकी क्या है? डेरिवेशन। -PE cos ऑफ थीटा बेटा, -PE cos थीटा। आगे कह रहा है व्हेन इज द पोटेंशियल एनर्जी डायपोल मैक्सिमम एंड व्हेन इट इज मिनिमम। भाई मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि 180 cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी जब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तब मैक्सिमम होती है। और जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। इस केस में -PE आनी थी, इस केस में बस PE आ जाएगी। थीटा इक्वल टू 0, मैक्सिमम एनर्जी U इज इक्वल टू -P.E, PE cos ऑफ थीटा। यही है ना फार्मूला, तो पोटेंशियल एनर्जी का होता है -PE cos ऑफ थीटा मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। थीटा इक्वल टू 180 प्लस PE हो जाएगा ना मैक्सिमम, मैं गलत कर रहा था। थीटा 180 में -1 हो गया, तो मैक्सिमम तब आएगी जब 180, वो सही बोला था, आएगी कितनी? +P। और मिनिमम कब आएगी? जब थीटा कितना होगा? 0, cos 0 कितना होता है? 1 होता है, तो ये -PE रहेगा। दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। मिनिमम कब होती है? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मैक्सिमम कब होती है? जब अनस्टेबल। एक भैया कॉपी वाले नोट्स उठाकर देखो, हमने आपको बोल रखा है
कि जो आपने कॉपी में नोट्स बनाए हैं वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है। और ये भी बोल रखा है जो बोर्ड पे होगा उससे उसमें से ही बोर्ड में आएगा। तो अपनी कॉपी उठाकर देखो, जो जो बोर्ड पे कराया होगा उसी में से सारे क्वेश्चन बन बनकर आ रहे हैं तुम्हारे। तो ये डेरिवेशन ही है, ये अपने आप ही भाई कर लेना। ओके, अब इसमें एक और पार्ट है शायद न्यूमेरिकल वाला, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट चार्ज दिस एंड दिस। ओके, थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन, ध्यान देना। पहला चार्ज कहां पड़ा हुआ, -1 वाला, 0 0 पे, ये पड़ा -1। अगला चार्ज है +1 3 4, यानी एक्स एक्सिस कितना 3, वाई एक्सिस कितना 4, यहां पे पड़ा। ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। अच्छा, यहां नेगेटिव चार्ज पड़ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज पड़ गया। तो भाई लोगों, डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलती है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई ये, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, ऊपर से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 1000 वोल्ट पर मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखा है 1000 वोल्ट पर मीटर, आई क्या मतलब इस डायरेक्शन में। अब मांगा क्या उसने, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी यानी डायपोल मोमेंट, पी यानी कि डायपोल मोमेंट। अगर ये साइड 3 है, ये 4 है, तो भाई ये 5 आ जानी है, पता है तुम्हें, 3 4 5। ठीक है, करके देख लो, पाइथागोरस लग जाएगी। 3 4, ये कितनी आ जाएगी 5। डायपोल मोमेंट क्या होती है बेटा, चार्ज इनटू चार्ज कितना है, -1 +1 पीको कूलम। ठीक है, तो यहां बन गया बेटा डायपोल मोमेंट की जगह Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा। चार्ज दे रखा है आपको 1 पीको कूलम। पीको यानी भाई 10⁻⁻12, भाई सब पता होना चाहिए। पीको यानी 10⁻⁻12। लेंथ कितनी, 5 सेंटीमीटर था ये, नहीं सेंटीमीटर भी नहीं, mm था। ये जो डिस्टेंस है बेटा किसमें है, mm में है। तो ये 5 mm आ रहा है भाई, तो ये 5 इंटू 10⁻³ आएगा। फिर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000, इट वाज 1000। ठीक है, साइन थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये वाला एंगल थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5। भैया सॉल्व कर, या सॉल्व कर लेना, अब इससे ज्यादा नहीं कर, समय हो रहा है, सॉल्व कर लेना है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कवर, सही क्वेश्चन था। अब यहां दिमाग लड़वाया अगले ने, ठीक है, सीधा सीधा डायपोल मूवमेंट नहीं मांग ली, डायग्राम बनवाया उसके हिसाब से। ओके, अब इसका अगर हम क्या करते हैं, और पार्ट भी करते हैं। तो अगर बेटा हमने इसका क्या किया, और पार्ट किया, तो और पार्ट में कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस दिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस शो दैट द पोटेंशियल वी ड्यू टू द पोटेंशियल वाली डेरिवेशन मांग। इसमें क्या निकालना है तुमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करना है, कॉपी चेक करो, करवा रखी हो। ठीक है, अगले पार्ट में क्या मांगा, 2 आइसोलेटेड मेटलिक स्फीयर S1 S2 रेडियस दे रखा है, चार्ज सच दैट बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी। दो मेटलिक स्फीयर हैं S1 एंड S2। ठीक है, 2 आइसोलेटेड मेटलिक स्फीयर्स S1 एंड S2 of radii 1 centimeter and 3 centimeter. 2 isolated metallic spheres S1 and S2 of radii 1 centimeter and 3 centimeter are charged such that both have same charge density. एक 1 centimeter है भैया, एक 2 centimeter है। चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की क्या दे रखी है, सेम दे रखी। ओके, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सेम दे रखी हो तो इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया Q1 बाय 4πr1² किसके इक्वल दे रखा है, Q2 डिवाइडेड बाय 4πr2। ओके, Q1 बाय 4πr1², Q2 बाय 4πr2²। 4π क्या हो गया, कैंसिल हो गया, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1² बाय R2²।
ठीक है, Q1 बाय Q2 इक्वल टू R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। अच्छा, वो R1 R2 दे रखे हैं, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1 सेंटीमीटर एंड R2 इज 3 सेंटीमीटर। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर, यानी बेटा Q1 और Q2 1 बाय 9 आर, यानी अगर Q1 1 यूनिट है तो Q2 9 यूनिट है, यानी Q1 प्लस Q2 कितना है 10 यूनिट है। फिर कह रहे हैं इन दोनों स्फीयर को आपस में जोड़ दिया, मतलब वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। नए चार्जेस क्या क्या होंगे भाई, इन दोनों स्फीयर को अगर आपस में कनेक्ट कर दोगे तो कुछ देर बाद दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाने चाहिए, सेम हो जाने, यानी के Q1 डैश नया चार्ज अपॉन R1 शुड बी इक्वल टू के Q2 डैश बाय R2। के कट जाएगा, यहां से के और के कट गया, न्यू चार्जेस Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा R1 बाय R2। R1 कितना है भैया 1, ये कितना है 3, तो न्यू रेशियो चार्जेस का Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू 1 बाय 3, यानी अगर Q1 डैश x है तो Q2 डैश 3x होगा, लेकिन टोटल Q1 डैश प्लस Q2 डैश शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। जितना चार्ज पहले था भैया टोटल अब भी उतना ही रहेगा। पहले हमने 10 यूनिट्स बना लिया, ये x प्लस 3x 4x हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 2.5 यूनिट्स। ठीक है जी, इसका मतलब जो Q1 डैश है वो 2.5 यूनिट्स है, तो दूसरा 3 गुना है, Q2 डैश कितना है 7.5 यूनिट, टोटल अभी भी देखो 10 ही आ रहा है। तो पहले अगर फर्स्ट पे चार्ज 1 था, दूसरे पे 9 आ रहा है, अब अगर फर्स्ट पे चार्ज 2.5 यूनिट्स और 7.5, मतलब इस तरीके से किया जा सकता है। तो वो जो उसने डेंसिटी दे रखी है उसका मैंने यूज नहीं किया। ठीक है जी, सो ये कौन सा क्वेश्चन कवर अप कर दिया जी हमने, क्वेश्चन नंबर 31 कर दिया, दोनों पार्ट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। भाई 32 क्या कह रहा है, 32 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर। 32 कह रहा है रजिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी सोर्स, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंपिडेंस। एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, मतलब आरसी सर्किट है बेटा, ए रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स, आरसी सर्किट है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंपिडेंस। अपने आप करना पड़ेगा, डिराइव भी करना है। अच्छा, पेपर बनाने वाले ने वहीं से क्वेश्चन उठा उठा के डाल दिया, पहले भी वहीं से एलसीआर सर्किट से डाल रहा है, अब भी कहां से डाल रहा है एलसीआर, वैरायटी नहीं रखी है इसमें। ठीक है, हाँ इजी है, लेकिन इधर उधर से क्वेश्चन डालने चाहिए थे। ओके, व्हेन डज एन इंडक्टर एक्ट एज ए कंडक्टर इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट में इंडक्टर जो है कंडक्टर की तरह कब बिहेव करने लग जाएगा भाई, जब एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, यानी डीसी सर्किट में। डीसी सर्किट में जब एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, तो इंडक्टिव इफेक्ट नल हो जाएगा। तो जो उसका खुद रेजिस्टेंस होगा बस वो रेजिस्टेंस शो करेगा, माड़ा मोटा जो भी होगा। तो इसका आंसर क्या दिया जा सकता है कि व्हेन कनेक्टेड इन ए डीसी सर्किट या व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज 0, तब इंपिडेंस इंडक्टिव इफेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जो उसका रेजिस्टेंस होता होगा बस वही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन डीसी सोर्स, कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, और व्हेन कनेक्टेड टू ए सोर्स एसी whose frequency is equal to 0। ये इसका आंसर है, ये डेरिवेशन थी सीधा। ओके, तो खास बात नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, एक और पार्ट है इसका और पार्ट की ड्रॉ लेबल डायग्राम फॉर ए स्टेप अप। ये देखो जी, अभी एक बच्चे का फोन आया था, वो कहता है सर कल मैं आप लोगों को आपसे ट्रांसफार्मर पढ़कर चले गया, सीख के चले गया, तो वही आ गया पेपर में, तो बढ़िया हो गया। लेकिन ट्रांसफार्मर तो वैसे ही बताया जाता है यार कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ट्रांसफार्मर, सबसे इजी आज तक का सबसे इजी जो क्वेश्चन है यही होता है।
कि ट्रांसफार्मर, और बड़े सालों से आया भी नहीं था, इस साल आ गया सीधा ही। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ एनर्जी लॉस। 3 छोड़, मैं 8-10 लिखवाता होता हूँ तुम्हें कॉपी में कि कहाँ कहाँ से एनर्जी लॉस होती है। तो सीधा क्वेश्चन है भाई, कर लेना, कुछ भी हमारा इसमें रोल नहीं है, कर लेना है इसको। अगला पार्ट कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स ए लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, डस इट वायलेट द प्रिंसिपल का? बिल्कुल नहीं। लो से हाई वोल्टेज जब होती है बेटा, पावर एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आई, अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट कम हो जाता है, अगर वोल्टेज कम हो रही है तो करंट बढ़ जाता है। पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एनर्जी का इसमें लॉस नहीं है, ठीक है। हाँ, वो जो दूसरी बात है कि एनर्जी के लॉसेस वगैरह हो जाते हैं, लेकिन वैसे अगर एफिशिएंसी 100% मान लिया जाए तो कन्वर्ट करने में तो कोई कंजर्वेशन लॉ वायलेट नहीं हो रहा है। ओके, अगला पार्ट सीधा सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है 200 एंड 300 टन, आपको पता है NS/NP को ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी की टर्न्स दे रखी है 3000, प्राइमरी की दे रखी है 200, ये कट गए, ठीक है, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। द इनपुट वोल्टेज गिवन टू, इनपुट वोल्टेज जो है मतलब प्राइमरी की वोल्टेज कितनी दे रखी है 90 वोल्ट। अब ट्रांसफार्मर रेशियो 15 है, यानी जो सेकेंडरी की वोल्टेज है वो 15 गुना बढ़ जानी है, सीधा, ठीक है जी। 15 टाइम्स कर दो तो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, द करंट इन द प्राइमरी इज 2 एम्पियर, सेकेंडरी का निकालना है। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज, सेकेंडरी का करंट दे रखा है। अच्छा, करंट सेकेंडरी का जो है वो 15 टाइम्स कम हो गया होगा। अगर सेकेंडरी की वोल्टेज बढ़ी है तो करंट 15 गुना क्या हो गया होगा, कम होगा। तो सेकेंडरी का करंट 1/15 टाइम्स द प्राइमरी का करंट। मांगा किसने? करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी का करंट 15 टाइम्स ऑफ सेकेंडरी। देखो, सेकेंडरी की वोल्टेज 15 टाइम्स ऑफ प्राइमरी होती है और प्राइमरी का करंट 15 टाइम्स ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। तो P इंटू P इज इक्वल टू 15 इंटू 2, ये 30 हो जाना था, वो सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बताओ भैया, इससे इजी क्या आए, इससे इजी कौन सा न्यूमेरिकल आ जाएगा? भगवान खुद थोड़ी उतर कर नीचे आ जाएगा कि भाई ले मैं आ गया, अब बता अब और क्या करूं तुम्हारे लिए। तो इससे इजी तो क्वेश्चन नहीं आ सकते। जो आपके लास्ट के जो सेक्शंस है ना बेटा, CD सेक्शन, ये सारे के सारे बिल्कुल लल्लू टाइप सेक्शंस हैं, कोई इतना बड़ा पेपर नहीं है, ठीक है। शुरू में बच्चे मिले जो हाइप क्रिएट कर रहे थे, हाय 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 मर गए, तो भैया हाय हाय मर गए, हाय हाय मर गए तो फिर चलता ही रहेगा। लेकिन हमने देखा पेपर, अभी डिस्कस भी किया, कुछ खास बात नहीं है, ठीक था पेपर। क्वेश्चन नंबर 33, बस न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा थे। अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, शो ग्राफिकली हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बताओ बताओ बताओ, अब क्या करे भगवान। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक एंगल ऑफ डेविएशन है। अब बताओ ये डायग्राम यही बनाना है कि जी हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन वेरीज विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, हैंस डिफाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिफाइन कर दो यहीं से कि भाई जिसपे दैट एंगल एट विच डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज मिनिमम। तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही हो गया ये भी। अगला, रे ऑफ लाइट इज द नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, प्रूव दैट। ले भैया प्रिज्म फार्मूला, क्या मजाक है। प्रिज्म फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस, इससे इजी सारी की सारी डेरिवेशन अगर सीधी सीधी आ जाए तो इससे इजी पेपर नहीं। साइन ए प्लस डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2, प्रूव दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय एन इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा बाय 2 साइन ऑफ ए बाय 2। ये ए बाय 2 होना चाहिए था यार, साइन ऑफ, ये मतलब प्रिज्म फार्मूला आपने क्या करना है, डिराइव करना है। रे ऑफ लाइट इज नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और नहीं नॉर्मली पड़ी है तो ये मतलब डिराइव करना पड़ेगा, ये रिजल्ट आएगा जो तेरे, ठीक है, डिराइव करना पड़ेगा इसको। तो ये भी इजीली हो जाएगा, करवाए हुए क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? √2
2 दे रखा है। इफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज, ए कितना दे रखा है 60 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, ये दे रखा है भैया √2। इफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज, ये दे रखा है 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है तो निकल जाएगा भैया, इसको लिख दो √2, ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2, नीचे आएगा साइन ऑफ ए बाय 2 यानी 60 बाय 2 यानी साइन 30। साइन 30 का मतलब 1/2, 1/2 इधर घुमा रहा हूं, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2 इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2। ओके, 1/√2 का साइन 1/√2 का मतलब जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये जो एंगल है 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2 किसके इक्वल आ गया 45 डिग्री के। 60 प्लस डेल्टा एम किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री के। तो डेल्टा एम किसके इक्वल आ गया 90 बने 60, 30 डिग्री के ले। अगेन इससे इजी क्वेश्चंस नहीं आ सकते कभी भी, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस में से डाल दिया, वेव ऑप्टिक्स में से। वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करना, हाइजेन प्रिंसिपल। सबसे पहले टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया, स्टेट हाइजेन प्रिंसिपल, प्लेन वेव इज इंसिडेंट टू एन एंगल आई ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंस्ट्रक्ट द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यूजिंग दिस डायग्राम प्रूव। तो यानी सबसे पहला टॉपिक जब वेव ऑप्टिक्स में करवाते हैं हाइजेन प्रिंसिपल और इसका यूज करते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना, वो आ गया क्वेश्चन। ठीक है जी। व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कॉपी उठाओ, डेफिनेशन लिखवा रखी है कि 2 सोर्सेज ऑफ लाइट इन विच फेस डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। कैन 2 इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप्स लाइक कोहेरेंट सोर्सेज, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। एज इट इज, जैसे जैसे कॉपी में करवाया हुआ है वैसे वैसे क्वेश्चन आए हैं, सीधे बिल्कुल। इससे इजी पेपर नहीं आता भैया, जितना मर्जी रोड़ा पालो कि मुश्किल आ गया, औखा आ गया, ये हो गया वो हो गया, इससे इजी पेपर नहीं मिलना। पहले मुझे भी लगा यार बच्चे इतना चिल्ला रहे हैं कि बड़ा मुश्किल आ गया पेपर, मुझे भी लगा न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं सॉल्व करने में, मुझे भी टाइम इसको लग गया, बट अल्टीमेटली अब मैं देख रहा हूं जो बाकी थ्योरी है वो बिल्कुल सीधे है, इससे इजी नहीं आ सकता पेपर कभी भी भाई। तीसरा क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ, ये न्यूमेरिकल है कराया हुआ है, अ बीम ऑफ लाइट एनसीईआरटी बुक का है, बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ नॉन वेवलेंथ 520 नैनोमीटर। ओके, एक है 520 नैनोमीटर एंड एन अननोन वेवलेंथ, दूसरी अननोन है भाई। ओके, लैम्डा दे रखी है, लैम्डा डैश अननोन है, दोनों इकट्ठे चलाकर पैटर्न बना दिया। अब कह रहे हैं YDSE 2 इंटरफेरेंस पैटर्न बने, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ द अननोन वेवलेंथ, ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन होती है n लैम्डा d by d, तो 4 लैम्डा d by d आ गई। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ द अननोन वेवलेंथ इज इक्वल टू फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ द नॉन वेवलेंथ, नॉन वेवलेंथ 520 नैनोमीटर लगेगा d by d ही 5 लैम्डा d by d, 4 लैम्डा d, फोर्थ फ्रिंज ऑफ द अननोन, फिफ्थ फ्रिंज ऑफ द नॉन वेवलेंथ, d by d कट जाने, 4 लैम्डा इक्वल टू 5 इंटू 520 नैनोमीटर, नैनोमीटर रहने दो इसको, जो वेवलेंथ चाहिए 5 इंटू 520 डिवाइडेड बाय 4 नैनोमीटर। आंसर किस में आ जाना है नैनोमीटर, ठीक है ना, आंसर विल बी इन नैनोमीटर। मुझे लगता है हो गए सारे क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33 था, 33 आते हैं, हो गए जी क्वेश्चन तो आपके सारे के सारे कवर अप। तो होपफुली यार आप लोगों का भी सही होगा, पेपर ठीक था, पेपर माड़ा नहीं था, पेपर ठीक था। इसके सेट 2 और सेट 3 के क्वेश्चंस निकाल के जो कॉमन वाले क्वेश्चंस होंगे वो छोड़ के बाकी क्वेश्चन वो भी वीडियो बना देंगे। अभी समय खत्म हो रहा है, अभी के लिए इतना ही है। तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, जैसा हो गया वैसा हो गया। अगले पेपर की तैयारी करो, ठीक है, अगले जो भी 1-2 पेपर आपके बचे होंगे उनके कंसंट्रेट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।